साथियों नमस्कार। आज हम जेआईबी के थर्ड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडल सी देखेंगे। ये जो मॉडल है वो मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, इसलिए इसमें ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट नहीं है। फिर भी थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसलिए अपन देखेंगे। तो अपन मॉडल सी स्टार्ट करते हैं। मॉडल सी और डी ये दोनों एक साथ में अपन कवर कर लेंगे इसमें थ्योरी वाला पार्ट। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन से फॉर्म है वो अपन देखते हैं, है ना। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट ही लिखा है, जो सिंगल वगैरह ये वो जो इंडिविजुअल वगैरह वो छोड़ दिया है। तो सबसे पहले होता है सोल प्रोप्राइटरी, ये भी एक फॉर्म होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। पार्टनरशिप फॉर्म होती है। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एचयूएफ इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एक कंपनी हो सकती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो ये 6-7 फॉर्म्स है। आपको कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक गलत या फिर 3 गलत, जो भी है अपने को मार्क करना रहेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस, तो ये अपने को चारों याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन डाल देंगे, एक गलत वाला। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग, सेकेंड होता है डिसीजन मेकिंग, थर्ड होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, और फोर्थ होता है कंट्रोलिंग। तो हो सकता है एग्जाम में कि ये वाला हटा के यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन डाल देंगे और पूछ लेंगे कि ये इसमें से नहीं है। तो अपने को याद होना चाहिए चारों के ये, तो अपन मार्क कर पाएंगे इजीली। यूज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज का यूज क्यों करते हैं अपन? सिंप्लीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकालने के लिए। फैसिलिटेट इंटर फर्म कंपेरिजन, एक फर्म को दूसरे फर्म से कंपेयर करने के लिए अपन रेशियो का यूज करते हैं। फैसिलिटेट इंफ्रा फर्म्स, हेल्प इन प्लानिंग, ये चारों जो चीजें हैं ये अपन अकाउंटिंग रेशियो का यूज करेंगे तो अपने को हेल्प करेंगे, है ना। चलो अब बॉन्ड की बात करते हैं। टर्म्स एसोसिएट विथ बॉन्ड्स, इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है। फेस वैल्यू क्या होती है? ऑल्सो नोन एज द पर वैल्यू एंड स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड, जो उसकी फेस पे बॉन्ड के लिखी रहती है उसको अपन फेस वैल्यू देखें। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बोरोड बाय द फर्म which it promised to repay after a specified period। फर्म क्या करती है कि उधार लेती है अपने कस्टमर से या शेयर होल्डर से बॉन्ड इश्यू करके, और प्रॉमिस करती है कि एक पीरियड के बाद में उसको वापस रीपे कर देंगे, है ना। आगे देखते हैं कूपन रेट। अ बॉन्ड कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे बॉन्ड पे उसको अपन कूपन रेट बोलेंगे। मैच्योरिटी क्या होती है? अ बॉन्ड इज इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, इट इज टू बी रीपेड ऑन मैच्योरिटी, है ना। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बॉन्ड को इशू किया जाता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसको एक मैच्योरिटी पे रीपेड कर दिया जाता है ना। तो ये मैच्योरिटी पीरियड हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन। रिडीम्शन वैल्यू, द वैल्यू विच द बॉन्ड होल्डर गेट ऑन द मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी, मान लो कि बॉन्ड की मैच्योरिटी फुल हो गई तो रिडीम्शन वैल्यू क्या हो गया? मैच्योरिटी पे जो उसको अमाउंट मिलेगा उसी को अपन रिडीम्शन वैल्यू बोलेंगे। अ बॉन्ड इज जनरली रिडीम्ड एट पर वैल्यू, पर वैल्यू पर ही रिडीम होगा, है ना। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो कूपन रेट होता है उसको अपन इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, अपन ने ऊपर देखा था। मार्केट वैल्यू, इट इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज यूजुअली बॉट और सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट वैल्यू है जो बॉन्ड को अपन जिस प्राइस पे अपन खरीदते हैं या बेचते हैं। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपन इनको देख लेते हैं। एक फिक्स रेट बॉन्ड होता है जिसमें अपने को एक फिक्स रेट मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। फ्लोटिंग रेट चेंज होते रहेगा। कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बोल देंगे। एक जीरो कूपन बॉन्ड्स होता है। जीरो कूपन बॉन्ड में पे नो रेगुलर इंटरेस्ट, है ना। तो इस पे एक रेगुलर इंटरेस्ट अपने को नहीं मिलता है। हाई यील्ड बॉन्ड्स या जंक बॉन्ड, जो ज्यादा अपने को पैसा देते हैं, दैट आर रेटेड बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, है ना। तो ये थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए इनको जरा जो क्रेडिट एजेंसी होती है वो
उनके बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो है उसको दर्शाती है। एक होता है कन्वर्टिबल बॉन्ड, ऑप्शन टू बॉन्ड होल्डर टू एक्सचेंज बॉन्ड विद नंबर ऑफ शेयर्स। ये एक ऑप्शन होता है शेयर होल्डर के पास में, बॉन्ड होल्डर के पास में, कि उसको वो शेयर में एक्सचेंज कर सकता है ना। सबऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? दैट हैव लोअर प्रायोरिटी देन अदर बॉन्ड। सबऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कि सारे जितने भी बॉन्ड हैं उनसे उनकी प्रायोरिटी लोअर होती है। परपेचुअल बॉन्ड, दे हैव नो मैच्योरिटी वैल्यू, है ना। परपेचुअल बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है। चलो अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। कैश और रेडी क्या होता है? तो इसमें इंटरेस्ट रेट का अपन देखेंगे। रेट व्हेन एन एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द डेट ऑफ द डील। जिस दिन डील हुई उसी दिन करेंसी का एक्सचेंज हुआ, उसको अपन कैश व रेडी बोलते हैं। टर्म किसको बोलते हैं? ये सब एक्सचेंज रेट है ना। टर्म है एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, मतलब क्या हुआ? T+1 डे में एक्सचेंज हुआ। स्पॉट में T+2 में, सेकेंड वर्किंग डे, एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे। ये अपने को याद होना चाहिए। केस में सेम डे, टर्म में T+1 मतलब नेक्स्ट डे, और स्पॉट में सेकेंड वर्किंग डे में एक्सचेंज ऑफ करेंसी होती है ना। अब फॉरवर्ड डेट, एक्सचेंज टेक प्लेस आफ्टर द पीरियड ऑफ स्पॉट डेट। फॉरवर्ड डेट में स्पॉट डेट के बाद में भी एक्सचेंज होगा, है ना। प्रीमियम क्या हुई? व्हेन द करेंसी इज कॉस्टलियर इन फॉरवर्ड और से फॉर द फ्यूचर वैल्यू डेट। जब करेंसी महंगी हो जाएगी तो उसको अपन प्रीमियम बोलते हैं। डिस्काउंट मतलब कुछ में कुछ छूट हो जाएगी। द करेंसी इज चीपर मतलब सस्ती इन द फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर वैल्यू डेट। तो ये चारों पांचों छह टर्म जो है इनको अपने को अच्छे से याद करना है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, ये 100% किसी न किसी शिफ्ट में जरूर दिखाई देगा। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, डिफर्ड का मतलब क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट में पे कर देना, है ना। भाई उसके पास अगर इमीडिएट पेमेंट नहीं है तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देगा। बाकी ये क्या है, एक शेड्यूल बना देंगे। हाँ, जब परचेसर किसी फिक्स असेट को खरीदता है और इमीडिएट पेमेंट न कर पाए, पेज अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल में करता है, तो इसमें बैंक गारंटी देता है कि ये भैया आपको ये इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा। इसे डिफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं। DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, इंडिकेटिव रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ ए बार। DSCR का एक फॉर्मूला भी होता है, अपन ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह में देख लेंगे इसको। तो इसमें एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। DSCR कुछ भी नहीं है, किसी आदमी की भुगतान या रीपेमेंट करने की क्षमता निकालते हैं अपन, कि वो रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं। कोई लोन देते हैं तो उसमें अपन रीपेमेंट ये कर पाएगा कि नहीं, तो उसकी जो कैपेसिटी वो अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। लीज, वन पार्टी एग्रीज टू अलो यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू अनदर पार्टी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लीज मतलब क्या है? किराएदार वगैरह मान लो आप। तो अब किसी को अपन उसकी प्रॉपर्टी को दूसरा आदमी यूज करता है, उसको अपन लीज बोल देते हैं। इसमें लेसर होता है, लेसी होता है। पार्टी विच ओन्स द प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी होती है ना। और लेसी क्या होता है? विच गेट्स राइट्स टू यूज द असेट्स, ये किराएदार होगा, उसको लेजी बोलते हैं। ये दोनों टर्म याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी। अब टू टाइप्स ऑफ लीज। फाइनेंस लीज, it is transfer substantial all the risk and rewards incidental to ownership of an underlying asset। और दूसरा होगा ऑपरेटिंग लीज, इट इज डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियल ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप ऑफ एन अंडरलाइंग असेट्स। फाइनेंस लीज में क्या है कि सारी जो भी रिस्क वगैरह रहेगी वो ट्रांसफर कर देते हैं अपन, किसको? लेजी को। और ऑपरेशन लीज में ऐसा नहीं होता है, वो लेजर के पास में कुछ कुछ चीजें रख लेता है ना। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये भी अपन समझ लेते हैं। ये एक्चुअली अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन कुछ काम होगा उससे अपन फिनिश कुछ गुड्स बना लेंगे। फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए रखेंगे, वहां से अपने को रिसीवेबल
और रिसीवेबल अपने को कैश में कन्वर्ट होकर वापस से रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, कि एक साइकिल चलते रहेगा, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है, एक वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में आपको एग्जाम में ज़्यादा इस पे थ्योरी पे से तो नहीं आया। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू एलिजिबल पार्टीज विथ और विदाउट द यूज ऑफ एन इंटरमीडियरी एंड विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सचेंज, है ना। तो ओवर द काउंटर मतलब इसमें कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी नहीं रहेगी, कोई ब्रोकर नहीं रहेगा। जैसे अपन एक्सचेंज होगा तो उसको अपन ओवर द काउंटर डेरिवेटिव बोलेंगे। सेकंड है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, इसमें बात करेंगे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स दैट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होता है उसको एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कहेंगे अपन। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, ये चारों को नाम जरूर याद रख लेना अपने को, कि एग्जाम में पूछ लेंगे कि भैया कौन कौन से होते हैं, ये आपको जरूर क्वेश्चन दिखेगा इसमें, एक मार्क लिख लीजिए इसमें। पहला है फॉरवर्ड, सेकंड है फ्यूचर्स, थर्ड है स्वैप और फोर्थ है ऑप्शन, है ना। इन चारों के नाम अपने याद होने चाहिए, इसमें से गायब कर देंगे और अपने से पूछ लेंगे कौन सा नहीं है। फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, ऑप्शन, FFSO याद रखने का तरीका FFSO। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग, ये अपन ने पिछले उसमें जो फर्स्ट पेपर था JIB का उसमें भी देखते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। कोई सेलर है वो किसी दूसरी जगह पे बैठा हुआ है या दूसरे देश में, कंपनी बोल देते हैं सेलर को, और एक बायर है, डेटर है, और एक फैक्टर होगा, है ना, बैंक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या हुआ कि बायर को कुछ प्रोडक्ट खरीदना है सेलर से, है ना। अब जो बायर है वो क्या करेगा, सेलर से प्रोडक्ट लेगा, उसके एवज में इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा, BOE। अब क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ समय उसको मिल गया कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, तो ये इसको अभी दे देगा और उसका जो उसको गुड्स है वो ले लेगा, है ना। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करेगा, सेलर जाएगा फैक्टर के पास, फैक्टर कौन है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि भैया मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसके एवज में मुझे कुछ डिस्काउंटिंग कर दो। तो ये फैक्टर क्या करेगा कि इसके एवज में इसको पैसा दे देगा, है ना, 80%, 85% जो भी इसका क्राइटेरिया रहेगा, तो फैक्टर इसको पैसा दे देगा। और अब ये क्या करेगा, फैक्टर या तो सेलर बायर से वसूल लेगा या फिर डायरेक्ट सेलर से वसूल लेगा, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे बन सकती है ना। तो अगर सेलर से अगर वो वसूलता है ना, तो इसको विथ रिकोर्स बोलते हैं, बिल डिस्काउंट का पैसा सेलर से वसूलेगा। और अगर बायर से अगर फैक्टर वसूलेगा पैसा तो इसको विदाउट रिकोर्स बोलते हैं। इसमें क्या रिस्क ज्यादा रहती है, बाकी क्या है कि इसमें यहाँ पे कमीशन इसको ज्यादा मिलेगा फैक्टर को, ठीक है। तो यही अपने फैक्टरिंग हो गई। जब सेलर कोई गुड्स का सप्लाई बायर को करता है तो बायर उसके बदले एक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, जिसकी डिस्काउंटिंग सेलर फैक्टर के थ्रू करता है। इस पूरी प्रोसेस को फैक्टरिंग कहते हैं। फैक्टरिंग इज ए सर्विस दैट इज कंसर्न विद द फाइनेंसिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ ए अकाउंट रिसीवेबल एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स में ये डिफरेंस है कि विथ रिकोर्स में सेलर से वसूल लेगा जो फैक्टर रहेगा पैसा, और विदाउट रिकोर्स में बायर से लेना होगा, है। फैक्टरिंग में 85% तक फाइनेंसिंग हो जाती है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग की बात करते हैं, डोमेस्टिक हो गई, इंटरनेशनल हो गई, 2 टाइप की हो गई। मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड नॉर्मली परमिटेड अंडर द फैक्टरिंग इज 150 डेज, 150 दिन में इसको कंप्लीट करना रहेगा, बिल ऑफ जो एक्सचेंज है उसका पैसा आ जाना चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ मिनिमम ग्रेस पीरियड ऑफ 60 डेज, इसमें 60 डेज का ग्रेस पीरियड हो जाएगा, है ना। अब फोर्थ फिटिंग की बात करें, फोर्थ फिटिंग में जैसे फैक्टरिंग में 3 ही पार्टियां होती थी, एक फैक्टर होता था, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, और फोर्थ फिटिंग में 4 पार्टियां हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फोर्थ फिटिंग में कितनी पार्टियां होती है, तो अपन इसमें 4, इसमें कुछ नहीं है। फोर्थ फैक्टर हो गया एक बीच का एक्सपोर्टर में, और इंपोर्टर के साइड में इंपोर्टर्स का एक बैंक ऐड हो गया, तो चौथी पार्टी बैठती, और ये हमेशा विदाउट रिकोर्स होती है।
और इसमें जो कंडीशन है विदाउट रिकोर्स मतलब रिस्क ज़्यादा, बाकी एक है ऑलवेज बैक बाय एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा ये सिक्योर रहती है ना। तो एक्सपोर्ट बिल की डिस्काउंटिंग के लिए अपन फॉरफिटिंग यूज करते हैं मेनली, 100% तक डिस्काउंटिंग हो जाती है और ऑलवेज विदाउट रिकोर्स होती है, विद रिकोर्स नहीं होती है ना, और बैक बाय एलसी। ये 4 कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। चलो अब मॉडल डी की बात करते हैं अपन। तो मॉडल डी में थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं अपन। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड बाय ए सेलर फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल अंडर सेक्शन 206C, है ना। तो टीसीएस क्या किसको हो गया, जो सेलर जो बायर से खरीदता है, जब जब इनके बीच में सेल होता है, वो जो सेक्शन होता है वो 206C के अंतर्गत होता है। TCS under GST. Any dealer or trader selling goods online would get the payment from the online platform offer deducting an amount tax at 1% under IGST. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपन कोई चीज भी परचेस करते हैं तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं उनको 1% टैक्स चार्ज किया जाता है। जो 0.5 होता है CGST के फॉर्म में और 0.5 जो SGST के फॉर्म में वसूला जाता है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हेड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सारे इनकम के हेड हैं। चलो कुछ सेक्शन देख लेते हैं टैक्स के। सेक्शन 80C, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमिया, डिफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स। तो ये अपने को याद रखना है कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीजें आती है ना। सेक्शन 80D क्या बोलता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमिया। 80E बोलता है डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। 80G बोलता है डोनेशन टू सर्टेन फंड, है ना। तो यहाँ पे अपने को रिबेट मिल जाएगा कि आपने इतना पैसा डोनेट किया तो इसमें आपको रिबेट मिल सकता है। 80QQB डिडक्शन रॉयल्टी इनकम, इस पे है। 80TT है डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। 80TTB डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन कैश ऑफ सीनियर सिटीजन्स। 80U होता है डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यहाँ पे उनको रिबेट मिल जाएगा। 80RRB डिडक्शन रॉयल्टी ऑफ पैटर्न पे, है ना। अब न्यू टैक्स डिजाइन, सेक्शन 115BAC, इसमें क्या होता है डोमेस्टिक कंपनियों के पास में एक ऑप्शन होता है कि 22% के हिसाब से टैक्स पे कर दे और बाकी दूसरे कुछ भी टैक्स उनको पे करने की जरूरत नहीं है। एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। इम्पोज ऑन इनकम एंड प्रॉफिट डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, है ना। डायरेक्ट टैक्स जो है अपन गवर्नमेंट को पे करते हैं। लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टेड द एंड कंज्यूमर, है ना। ये अपन कलेक्टिंग द एंड कंज्यूमर्स, जो अपन यूज करते हैं एंड कंज्यूमर अपन ही हो गए तो उनसे अपन कलेक्ट करते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इनहेंस इन्फ्लेशन। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, जबकि ये इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, 4 टाइप के हैं। SGST, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूनियन टेरिटरी। ये 4 टाइप के जीएसटी अपने इंडिया में चलते हैं। जीएसटी काउंसिल, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज इट्स चेयरमैन, है ना। जो भी अभी अपने निर्मला सीतारमन जी जो है वो अभी इसके हेड है जीएसटी काउंसिल के। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी, ये भी एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ ले जाएंगे कि जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, तो ये 20 लाख है। 10 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न कंपनी स्टेट से, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा के लिए। हु हैज टू फाइल जीएसटी रिटर्न, किसको जीएसटी रिटर्न फाइल करना जरूरी है या फाइल कर सकता है, तो पर्सन विथ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़, जिसका 1.5 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो फाइल करना जरूरी होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं।
इज मेनली अबाउट शॉर्ट टर्म प्लानिंग. कॉस्ट मीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, है ना. किसी प्रोडक्ट को जो अगर प्रोड्यूस करते हैं अपन और बढ़ाते हैं तो उसको अपन कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं. प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन्वॉल्व लाइक मटेरियल्स, लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड डेप्रिसिएशन. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या? टू मेक द डाटा मोर पर्पसफुल. जो भी उनके पास में डेटा अवेलेबल है उसको पर्पसफुल बनाना, जिस चीज के लिए उपयोग करना है उसके अकॉर्डिंग बनाना मैनेजमेंट के डिसीजन के थ्रू, फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ. कॉस्टिंग मेथड, यहाँ पे भी इनको याद रखना है. मतलब एक जॉब कॉस्टिंग हो गई, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गई, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई, बेच कॉस्टिंग हो गई, सर्विस कॉस्टिंग हो गई. इनको अपन सिर्फ नाम ही याद कर लेना, ये कभी कभी आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे. टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड. टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स के स्टैंडर्ड है. एक बेसिक स्टैंडर्ड है, एक आइडियल स्टैंडर्ड है और करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड हो गया, है ना. 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, ये भी अपने को याद करना रहेगा. वेरिएंस एनालिसिस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये 3 टाइप के वेरिएंस एनालिसिस में. फोर्थ ऑप्शन आपको कुछ और भी डाल देगा, लाइकलीहुड वेरिएंस, ऐसा, तो उसमें अपने को वो गलत हो जाएगा. एक मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. ये किसकी, मतलब एक एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को अपने को प्रोड्यूस करना है, ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, है ना. ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस में होता है कि जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन आ जाए, बराबर जितना लगा दिया उतना आपको मिल गया, है ना, उसको ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं. जीरो बेस्ड बजटिंग, प्लानिंग फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज. जीरो बेस्ड बजटिंग इज बजटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी बेस, है ना. तो अगर फ्यूचर की प्लानिंग करना है अपने को कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं. थैंक यू.